हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी थ्रो क्वेश्चन, जो दृष्टि आईएएस की तरफ से आया हुआ बुक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है इसमें दोस्तों अध्यायवार जो है चैप्टर वाइज जो है दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं। ये तृतीय संस्करण है दोस्तों एनसीईआरटी क्वेश्चन का। दोस्तों इस बुक की खासियत है, जैसे दोस्तों ये क्लास 6 है, तो क्लास 6 से रिलेटिव जितने भी चैप्टर है दोस्तों, जैसे भोजन, ये कहाँ से आता है, भोजन के घटक, इस तरीके से जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सभी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा क्लास 7 का, आगे क्लास 8 का, क्लास 9 का, इसी तरीके से क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है दोस्तों चैप्टर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम लोगों ने पिछली कक्षा में दोस्तों चैप्टर 5 तक देख लिया था। आज चैप्टर 6 से देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय के लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। यानी लोहे के फलक से जो बना वलय होता है दोस्तों, अगर लकड़ी का हत्था लगाना है तो उस स्थिति में वलय को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये गर्म करने से क्या होता है दोस्तों, तो उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है वलय का। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है या फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए को लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। तो लकड़ी का जो पहिया होता है दोस्तों इस बैलगाड़ी का इस तरीके से होता है दोस्तों। तो ये पहिए के बाहरी आवरण में जो है लोहे की पट्टी लगाई जाती है दोस्तों वलय रूप में। तो वो लोहे की पट्टी को क्या कर दिया जाता है, तो गर्म कर दिया जाता है और इस लकड़ी पर लगा दिया जाता है, जिसके पश्चात जब लोहा ठंडा होता है दोस्तों तो इस तरीके से पूरे इस पट्टी को पकड़ लेता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो इस पर विचार करना है दोस्तों कि कौन सा जो है परिवर्तन उत्क्रमित यानी रिवर्स्ड किया जाता है, यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं दोस्तों। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, जब एक वस्तु दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाती है तो पुनः उसे रिवर्स प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाती है तो उससे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कागज का जलना, अगर कागज को एक बार जला दिया जाए दोस्तों तो पुनः कागज का निर्माण नहीं किया जा सकता दोस्तों। दूध का दही बनना है, अगर दूध से दही बना दिया जाए दोस्तों तो पुनः दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि नमक का पानी में घुलना, अगर नमक को पानी में घोल दिया जाता है दोस्तों तो पुनः जो है पानी से नमक को प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, तो ये भी सही है दोस्तों कि अगर कुम्हार जो है मिट्टी को लेकर बर्तन बनाता है दोस्तों तो बर्तन पुनः जो है मिट्टी का रूप ले सकती है। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज का जलना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, यानी रिवर्स्ड नहीं प्राप्त किया जा सकता। जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किया जा सकता है वाला परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को अगर भट्टी में सेक दिया जाता है दोस्तों तो वो कठोर हो जाता है। तो उस स्थिति में जो है परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों पौधों को जानिए। चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, पौधों को जानिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुष्प के विभिन्न भागों
में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, यानी पुष्प में कौन सा भाग नहीं होता है दोस्तों? तो पुष्प में बाह्य दल पुंज भी होता है दोस्तों, पखुड़ी भी होता है, स्त्री केसर भी होता है, पुंकेसर भी होता है, जबकि मूलांकुर नहीं होता दोस्तों। मूलांकुर जो है वो जड़ का भाग है और प्रांकुर जो है वो तने का भाग है। जैसे इस तरीके से एक बीज है दोस्तों, ये बीज जब नीचे की तरफ बढ़ती है दोस्तों तो ये क्या कहलाता है? मूलांकुर, और मूलांकुर से जड़ बनता है दोस्तों, जबकि ये ऊपर के भाग एक कार्पल से निकलता है जिसे प्रांकुर कहते हैं, और ये प्रांकुर से क्या निकलता है दोस्तों? तना बनता है। तो इसलिए मूलांकुर जो है पुष्प का भाग नहीं है। तो पूछ रहा कौन नहीं है दोस्तों? तो केवल 5 जो है इसका भाग नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। बाह्य दल, पांखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश तथा तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, उसे देखना है। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि पत्तियों में शिरा का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है दोस्तों, और ये जालिका रूपी तथा समांतर हो सकता है। जैसे दोस्तों इस तरीके का पत्ती है दोस्तों, तो इस पत्ती में यहाँ से इस तरीके से बहुत सारे जालिका नुमा जो है भाग रहते हैं दोस्तों। तो पत्ती जो है शिरा विन्यास यानी इस तरीके से शिरा रूप में भी रहती है, और जो है जालिका रूपी समांतर इसका जो है होता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है, यानी स्टार्च का निर्माण जो है वो सूर्य की उपस्थिति में ही करती है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में। तो ये भी बिल्कुल सही है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि पत्तियों से जो है जलवाष्प निकलता है दोस्तों, जबकि जलवाष्प का यूज जो है पत्तियां भोजन बनाने में नहीं करती है। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल से निष्कासित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी तना जो है वो दो तरफा मार्ग का कार्य करता है दोस्तों, उसके संदर्भ में देखना है कथन दोस्तों। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये सही है दोस्तों। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो ये भी सही है दोस्तों, इसलिए इसका कथन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है। ये गलत है दोस्तों। जालिका रूपी जो शिरा विन्यास युक्त पत्ती होता है दोस्तों, उसका जो जड़ होता है दोस्तों वो मूसला जड़ होता है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों का जो जड़ होता है दोस्तों वो कैसा होता है? रेशेदार होता है। यहाँ उल्टा दे दिया है दोस्तों, इसी के लिए इसका कथन 2 गलत है। कह रहा कौन सा सही है दोस्तों? तो केवल 1 सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती है। यानी जो जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्ती होगा दोस्तों, उसके जो पौधों की जड़ होगी वो कैसी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें कैसी होगी? रेशेदार होगी। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। अगर जालिका रूपी शिरा विन्यास का पत्ता रूपी उदाहरण देखते हैं दोस्तों, तो आम का पेड़ जो है उसकी जड़ें मूसला जड़ें होगी। जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाला पौधा देखें तो जैसे धान हो गया दोस्तों, गेहूं हो गया, इसके जो पौधे की जड़ है दोस्तों वो रेशेदार होती है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो कौन सा जड़ नहीं है दोस्तों, उसे देखना है दोस्तों। तो गाजर भी जड़ है दोस्तों, मूली भी जड़ है, शलजम भी जड़ है दोस्तों, जबकि आलू क्या है? तना का भाग है दोस्तों। आलू क्या है? तना का भाग है, जड़ का भाग नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टोपी या को जड़ें हैं। हम खाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों टेपी योका, इसे याद रखना है दोस्तों, ये भी जड़ का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है दोस्तों? तो क्लोरोफिल का होना भी आवश्यक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना आवश्यक है दोस्तों, जल का होना भी आवश्यक है दोस्तों, प्रकाश का भी होना आवश्यक है दोस्तों, जबकि ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही है दोस्तों? तो 1, 2, 4 और 5, चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पत्तियां प्रकाश के हरे रंग के एक पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। मंड यानी स्टार्च के रूप में क्या हो जाते हैं दोस्तों? संग्रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 है शरीर में गति। तो शरीर में गति के रिलेटिव देखते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है दोस्तों। और पहले में सूची 1 में संधि है दोस्तों, और दूसरी में उसकी विशेषता है। संधि यानी ज्वाइंट के बारे में दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं धुराग्र संधि, यानी धुराग्र यानी पाइवोटल ज्वाइंट दोस्तों। तो पाइवोटल ज्वाइंट में क्या होता है दोस्तों कि पाइवोटल ज्वाइंट में क्या होता है कि ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है दोस्तों, जिसमें इस तरीके का जो है ज्वाइंट जो है एक दूसरे से सटा हुआ होता है। अचल संधि यानी जो गति ना करने वाली ज्वाइंट होती है, फिक्स्ड ज्वाइंट कहलाता है। यानी गति ना करने वाली संधि को ही अचल संधि या फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यानी कंदुक खलिका संधि, इसमें क्या होता है दोस्तों? तो सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि को ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं दोस्तों। जबकि हिंज संधि क्या होता है दोस्तों कि यह सिर्फ एक ही दिशा में गति करने वाली संधि यानी जोड़ होती है। अस्थि एवं उपास्थि यानी बोन और कार्टिलेज मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर की आकृति देता है। यह चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि यानी पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं दोस्तों। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली ज्वाइंट को क्या कहते हैं दोस्तों? पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी होती है जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती। ये अचल संधि कहलाती है यानी फिक्स्ड ज्वाइंट कहलाती है दोस्तों। तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों कि ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य क्या होती है दोस्तों? अचल संधि होती है। यानी ऊपरी जो जबड़ा होता है दोस्तों वो अचल संधि का उदाहरण है, यानी फिक्स्ड ज्वाइंट का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कंधे और कुल्हे की संधियां होती है। ये सभी दिशाओं में गति करती है। यानी कंधे और कुल्हे की जो संधि यानी ज्वाइंट होती है दोस्तों, ये सभी दिशाओं में गति करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती है। ये सिर्फ एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। तो हिंज ज्वाइंट का क्या उदाहरण है दोस्तों? तो घुटने एवं घुटने की संधियों की जो हिंज संधि का उदाहरण क्या दोस्तों? कोहनी और घुटने की संधियों में होती है। यानी कोहनी और घुटने की जो संधि होती है दोस्तों, ये सिर्फ एक ही दिशा में गति करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थि, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? उपास्थि का उदाहरण है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव शरीर में जो पेशी पाई जाती है दोस्तों, उसी पर विचार करना है दोस्तों।
पहला है संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। तो सही बात है दोस्तों, जब संकुचन की अवस्था होती है तो उस स्थिति में पेशी क्या हो जाती है दोस्तों, छोटी हो जाती है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने व फैलने में अस्थियां गति करती है। तो ये गलत है दोस्तों, सिर्फ संकुचन की अवस्था में ही पेशी छोटी, कठोर और मोटी होती है। चलिए दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। अस्थि यानी हड्डी दोस्तों। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, ऐसी अवस्था में आ जाती है। अस्थि की विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी जब शिथिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केचुए का शरीर, रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी केचुआ जो होता है दोस्तों, उसके शरीर की रचना और उपयोगिता के संदर्भ में देखना है दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं ओसंक होती है। केचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं ओसंक होती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, शरीर की अधः सतह पर सूक यानी बाल जैसी आकृति केचुए की भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करती है, ये भी सही है दोस्तों। केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, ये भी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इनमें पेशियां होती है। ये पेशियां इसके शरीर के घटने यानी संकुचन और बढ़ने यानी विस्तारण में सहायता करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुआ गति करता है, यानी केचुआ चलता है दोस्तों। आगे देखते हैं। केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं दोस्तों। केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है दोस्तों। और केचुए द्वारा ये जो मिट्टी से प्राप्त होता है खाद दोस्तों, इसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केचुए के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी केचुआ किस तरीके से सांस लेता है दोस्तों, तो केचुआ नासिका ग्रंथि के द्वारा श्वसन करता है, ये गलत है दोस्तों। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। केचुआ मुख द्वारा श्वसन करता है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो इसमें केचुआ कैसे शोषण करता है, केचुआ अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथनों पर विचार करना दोस्तों। घोंगे का कवच इसकी बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता, बिल्कुल सही है दोस्तों कि घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, यह अस्थियों का यानी हड्डियों का नहीं बना होता दोस्तों। घोंगे की पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करती है, ये भी सही है दोस्तों कि उसका जो पेशीय पाद है उसी के वजह से जो है वो चल पाता है। यह कवच घोंगे के वजन को संतुलित करता है और इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। नहीं दोस्तों ये गलत है दोस्तों, क्योंकि घोंगे के चलने में मुख्य रूप से जो कार्य करता है वो पेशीय पाद है, यानी उसके जो पेशीय पैर होते हैं वही उसे चलने में सहायता करते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। घोगे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकक यानी सिंगल यूनिट होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं देता है दोस्तों, यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। घोंगे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होती है जो दृढ़ पेशियों की बनी होती है। घोंगा अब इन्हीं पेशियों पाद की सहायता से क्या करता है दोस्तों, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है दोस्तों। तो तिलचट्टा है दोस्तों। तिलचट्टा का क्या होता है दोस्तों, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है दोस्तों। पक्षी इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, यानी जो इसके हड्डी में जो है, पक्षी की हड्डी में ही जो है एयर चैम्बर बना हुआ होता है दोस्तों। मछली क्या होता है दोस्तों, इसका शरीर धारा रेखीय होता है दोस्तों, जो इसे अंदर पानी में स्पीड में चलने में सहायता प्रदान करता है दोस्तों। जबकि सर्प इसका शरीर अनेक वलय यानी लूप में मुड़ा होता है। चलिए दोस्तों इसका
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों यानी यूनिट की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में सहायता करती है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प मेरुदंड लंबा होता है दोस्तों, यानी सांप का जो हड्डी होता है वो लंबी होती है दोस्तों। शरीर की पेशियां छिन्न एवं ओशंक होती है, ये परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में जुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, अर्थात सर्प अपनी शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं दोस्तों, सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव और उनका परिवेश देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों और जीवों में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या उस पर विचार करना है दोस्तों। कौन सा कथन सही है। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण में स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों कि पौधों और जीवों के जो विशिष्ट लक्षण और स्वभाव होता है जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाता है उसे ही अनुकूलन कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। अनुकूलन जो है हजारों करोड़ों वर्षों के रूपांतरण से बनता है दोस्तों। कुछ ही समय के दौरान की क्रिया को अनुकूलन नहीं कहते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है। यानी अनुकूलन की स्थिति कब होती है दोस्तों, तो हजारों वर्षों से आए परिवर्तन के अनुरूप ही जो चेंजेज होता है दोस्तों उसे ही अनुकूलन कहते हैं। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है और अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाता है दोस्तों। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कौन सही है दोस्तों उसे देखना है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। तो ये गलत है दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा में भी परिवेश या आवास के अजैव घटक है दोस्तों, जबकि इसमें कह रहा कोई भी घटक नहीं है, तो ये गलत है दोस्तों। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ऊंट जो है दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं तो उसके अनुकूलित होते हैं, इस पर विचार करना है दोस्तों। तो उसके पैर लंबे होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ये भी सही है दोस्तों। उसमें मूत्रासर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है और उसको पसीना नहीं आता, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी तीनों सही है दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों।
ऊंट के शरीर में जल का ह्रास बहुत कम होता है। ऊंट के शरीर में जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक रह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्वैड और ऑक्टोपस, इस पर विचार करना है दोस्तों। उपयुक्त में से किसका यानी किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? तो मछली का जो शरीर है दोस्तों वो बेशक धारा रेखीय होता है, जबकि जो है इसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, यानी इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ये मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरी बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्वैड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, यानी धारा रेखीय होता नहीं है दोस्तों, जबकि ये जल में चलते हैं तो धारा रेखीय अपनी शरीर को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करना है दोस्तों। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, इनमें से किसमें जो है श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होता है? तो गिल किसमें नहीं होता है दोस्तों? तो मुख्य रूप से जो है ऑक्टोपस में होता है दोस्तों, जबकि डॉल्फिन और व्हेल में जो है गिल नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि व्हेल और डॉल्फिन दोनों जो है वो फेफड़े से सांस लेती है दोस्तों, ये अस्तनी होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल यानी क्लोम होते हैं। गिल स्क्वैड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नास द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास एवं स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी के पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों वो उसके तने के भाग से होता है, क्योंकि नागफनी का जो पत्ती भी जो है दोस्तों वो तने के रूप में ही होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी आती है दोस्तों। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है दोस्तों। इसमें प्रकाश संश्लेषण समांतर तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों के जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है दोस्तों। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? यानी पौधे जो है श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं दोस्तों कि वायु को अंदर लेती है, और इस प्रक्रिया के अगले चरण में क्या करती है पत्तियां दोस्तों? तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि पेड़ पौधा जो होता है वो श्वसन की क्रिया में क्या करता है कि ऑक्सीजन का उपयोग करता है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या करता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करता है और ऑक्सीजन को वायु में निष्कासित करता है। तो यहाँ श्वसन के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसलिए 2 नंबर सही होगा, यानी बी नंबर ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र यानी स्टोमाटा द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पौधों में किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है दोस्तों, देखना है। श्वसन प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है, तो पौधों में भी होती है दोस्तों, जीव में भी होती है, और बीज में भी जो है श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधों व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। उपयुक्त में से सजीव यानी जंतु एवं पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। तो दोनों के लक्षणों में तीनों सम्मिलित है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि का उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं, जैसे छुई मुई, जिसे लाजवंती भी कहते हैं दोस्तों, के पौधों की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। यह पौधों की उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधे व जंतु दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न होते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि प्रजनन की क्रिया भी तीनों में होती है दोस्तों। इसके अलावा उद्दीपन और जो है उद्दीपन भी चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। अध्याय 10, गति एवं दूरियों का मापन। निम्नलिखित में से लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो लंबाई का एसआई मात्रक बोला जाएगा तो मीटर होता है दोस्तों। समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली कहते हैं दोस्तों। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो वाहन, पंखा और झूला, उसमें किस तरीके का मोशन होता है दोस्तों, इसके बारे में देखना है। उपयुक्त युग्म में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, उसे चयन करना है। तो दोस्तों, तो वाहन क्या करता है, जो है सरल रेखीय गति करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पंखा आवर्ती गति करता है, झूला वर्तुल गति करता है, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जबकि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी जब वस्तु क्या करता है, सरल रेखा के अनुदिश ही गति करता है दोस्तों, तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करता है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। जैसे पंखा हो गया दोस्तों, घड़ी हो गया, सुई हो गया, घड़ी का जो सुई हो गया, और कुम्हार के चाक आदि की जो गति होती है दोस्तों, वो वर्तुल गति का उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने गति को पुनः दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो आवर्ती गति क्या हो गया दोस्तों, कि एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात क्या कहती है, अपनी गति को फिर से दोहराती है, उसे ही आवर्ती गति कहते हैं दोस्तों। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि आवर्ती गति के उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आवर्ती गति के उदाहरण पूछे जाते हैं दोस्तों। तो झूला हो गया दोस्तों, घड़ी का पेंडुलम हो गया, गिटार के तार हो गए, ढोलों के पृष्ठ, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण है। जबकि वर्तुल गति के उदाहरण में क्या क्या याद रखना है दोस्तों, पंखा हो गया, घड़ी की सुई हो गया, कुम्हार का चौक हो गया, ये वर्तुल गति के उदाहरण है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों कि 1 मीटर में 100 बराबर जो है सेंटीमीटर होता है दोस्तों। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। ये गलत है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। चलिए दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ना कि 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों 11 प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जा रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।